नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द करंट अफेयर शो में। आई होप आप खुश, तंदुरुस्त और स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में आपको देखने, सुनने और समझने को मिलेंगे 28 अप्रैल 2023 के सारे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई सजेशन या क्वेश्चन है तो उसके कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद ऑस्ट्रेलियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। रतन टाटा जी हैं हमारे देश के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फिलैंथ्रोपिस्ट। तो इनको ये अवार्ड दिया गया है। इससे पहले इनको पद्म विभूषण मिला 2008 में, पद्म भूषण 2000 में। ये दो आसाम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार आसाम वैभव इनको दिया गया। ये अवार्ड इनको दिया गया इंडिया ऑस्ट्रेलिया की रिलेशनशिप, पार्टनरशिप बूथ और संकल्पिक बनाने के लिए। इससे पहले अंजेला मार्कल को मिला जर्मनी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। नीली बेंडापुटू, जो कि हमने कल पढ़ा था, इनको इमिग्रेंट अवार्ड यूएसए में दिया गया। ये पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट भी है। और सचिन तेंदुलकर के नाम पे शारजाह क्रिकेट ग्राउंड और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में गेट उनके नाम पर रखा गया, उनके और ब्रेन लारा के नाम पर। एंड शारजाह में उनके नाम पर स्टैंड बनाया गया। और कल हमने पढ़ा था कि क्वाड जो समिट होगा, थर्ड समिट, वो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में होगा। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ साइकिलिंग फेडरेशन इंडिया। फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका आंसर हो जाएगा पंकज सिंह। पंकज सिंह MLA हैं नोएडा से और ये सुपुत्र हैं हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के। संजय कपूर, ये हैं चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट। अनुराग ठाकुर, ये हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी के प्रेसिडेंट। और अनिल जैन, ये हैं टेनिस फेडरेशन के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय वॉरियर 2023 एक्सरसाइज वाज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा UK। द 7th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अजय वॉरियर between India and United Kingdom is being conducted at Salisbury Plains, United Kingdom from 27 April to 11 May 2023. The Ajaya Warrior exercise is combined military drill designed to provide company level joint training focused on counter terrorism operations in urban and semi-urban settings. तो ये जो ड्रिल है, मिलिट्री ड्रिल, ये इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने के लिए। इंटरऑपरेटिबिलिटी मतलब होता है अगर दो देशों की सेनाओं के बीच में तालमेल किस तरह का है, तो उसे बढ़ाने के लिए, उसको और मजबूत बनाने के लिए ये ड्रिल्स जो हैं, ये एक्सरसाइजेस ऑर्गेनाइज की जाती हैं। नेक्स्ट पर आ जाएंगे, Who won the prestigious Hero Super Cup 2023 टाइटल ऑफ फुटबॉल। तो इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। इन्होंने बेंगलुरु FC को हराकर ये कप जीता है। तो उड़ीसा अभी फ़िलहाल में 2031 तक 2033 तक इंडियन वुमेन और इंडियन मैन हॉकी टीम का स्पॉन्सर मिली है। और उड़ीसा के भुवनेश्वर में अभी अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप, वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था, जिसमें स्पेन विजेता रही थी। एंड चेन्नई में होगा एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी हॉकी का। कब से कब तक? अगस्त 3 से लेकर 12 तक ये ऑर्गेनाइज कहाँ होगा? चेन्नई में। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, हु रोट द बुक स्मोक एंड एशेस। आप इस चेहरे से परिचित होंगे, ये हैं अमिताभ घोष। इन्होंने ये लिखी है स्मोक एंड एशेस।
ये ओपीएम जिसको हम बोलते हैं अफीम की इकोनॉमिक एंड कल्चरल हिस्ट्री इन्होंने इसमें बताई है। एंड अमित बहुत सारी फेमस बुक हैं, द शैडो लाइन्स, द ग्लास प्लेस, द हंग्री टाइड, गन आइसलैंड्स एंड सो मैनी मोर। और अमिताभ घोष को 2019 का ज्ञानपीठ अवार्ड भी इनको दिया गया। ये पहले इंग्लिश लैंग्वेज राइटर थे जिनको ये पुरस्कार दिया गया। अब सलमान खुर्शीद, इनकी एक बुक आई है थी विक्ट्री सिटी, हाल फिलहाल में। ज्ञान चतुर्वेदी, इनको दिया गया है। ज्ञान चतुर्वेदी इन्होंने जीता था व्यास 22वां व्यास सम्मान 2023 का। और शिव शंकरी ये सरस्वती सम्मान इन्हें दिया गया था सूर्यवर्मन, जो कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, नेम द इंडियन एयरफोर्स वुमेन हु विल टेक पार्ट इन मल्टीनेशनल एक्सरसाइज ओरियन इन फ्रांस। तो ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होगी ओरियन, जो कि लार्जेस्ट वॉर गेम एक्सरसाइज होगी फ्रांस में जो कि होगी। एंड ये लैंड और सी प्लस एयर ये ड्रिल इसमें की जाएगी। तो अब इसका आंसर हो जाएगा फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। ये पहली इंडियन एयरफोर्स वुमेन है जिन्होंने क्या फ्लाई किया है, राफेल। ये पहली राफेल जो कि इस मल्टीनेशनल ओरियन में 4 राफेल पार्ट लेंगे, दो C-17 पार्ट लेंगे एंड 2 I-78 ये एयरक्राफ्ट इसमें भाग लेंगे। और पहली बार फर्स्ट टाइम राफेल किसी इंटरनेशनल एक्सरसाइज में भाग लेने देश से बाहर जाएगा। तो अपनी चतुर्वेदी, इससे पहले ये पहली महिला थी जिन्होंने देश से बाहर जाकर इंडियन एयरफोर्स के किसी मल्टीनेशनल ड्रिल में ये पार्ट लिया। इन्होंने जापान में एक ड्रिल में ये एक्सरसाइज में भाग लिया था। तो इन्होंने उड़ाया सुखोई 30 MKI, ये इन्होंने उड़ाया था। और आपको पता ही है कि अवनी चतुर्वेदी, भावनाकांत एंड मोहना सिंह ये कुछ फाइटर जेट्स पायलट्स थी वुमेन जो पहली बार कमीशन हुई थी इंडियन एयरफोर्स में 2016 में। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। ट्रायल बेसिस पे गवर्नमेंट ने चेक किया था कि हम ट्रायल बेसिस पे कुछ वुमेन फाइटर जेट्स पायलट्स को हम इंडियन एयरफोर्स में एज अ कमीशन करके देखते हैं। तो अब इस दीपिका मिश्रा, ऐसा आपको पता ही होगा, ये पहली इंडियन फोर्स की वुमेन थी जिनको गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। डैश हैज़ बीन प्रमोटेड टू नवरत्ना बाय फिनेंस मिनिस्ट्री। अभी फिनेंस मिनिस्ट्री ने रेल विकास निगम लिमिटेड को प्रमोट कर दिया है। किसने? मिनी रत्ना कंपनी से नवरत्ना कंपनी में। आपने पढ़ा होगा कि एक होती है महारत्ना, उसके बाद आता है नवरत्ना, उसके बाद आता है मिनी रत्ना, और कुछ उसके बाद PSUs आते हैं। PSUs का मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो कि गवर्नमेंट होल्ड कंपनीज होती है। महारत्ना होती है जिसकी नेट वर्थ 15,000 करोड़ से ज़्यादा हो एनुअली 3 साल तक लगातार, और जिसका नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ से ज़्यादा हो लगातार आफ्टर टैक्स 3 साल तक, और जिसका 10% ओनरशिप हो किसमें? शेयर मार्केट में। और इसका एवरेज टर्नओवर होना चाहिए 25,000 करोड़ से ज़्यादा का। तो ये जो ये कैटेगरी या क्राइटेरिया फुलफिल करता है वो हमारे महारत्ना कंपनीज होती हैं। हाल फिलहाल में 12 महारत्ना कंपनीज जैसे ONGC, BHEL, SAIL,
गेल, एनटीपीसी, ये सब महारत्ना कंपनी है, कोल इंडिया। नवरत्ना में 2 आते हैं, एक 2 कैटेगरी है, फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड में होता है अगर आप 30 करोड़ एनुअली 3 साल तक एनुअली प्रॉफिट है तो वो कैटेगरी सेकंड में आता है। और सेकंड ये कि उसका प्रॉफिट होना चाहिए 30 करोड़, उससे कम का प्रॉफिट होना चाहिए, तो वो कैटेगरी फर्स्ट में आता है। क्वेश्चन पे जाते हैं। नीति आयोग रिलीजेस रिपोर्ट प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट। जैसे हमको पता है कि ये 2023 ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए नीति आयोग ने ये रिपोर्ट जारी की है जिसका टाइटल है प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट बेस्ट प्रैक्टिस अक्रॉस स्टेट यूटीज ऑफ इंडिया। तो ये एक कलेक्शन है गुड एंड इनोवेटिव प्रैक्टिस जो कि स्टेट्स ने अपनाई है एंड ऑर्गेनाइजेशन इन द मिलेट्स टू प्रमोट मिलेट्स। सालों से देखा गया है कि जो मिलेट्स हैं वो उनकी यूजेस में या फिर कल्टीवेशन में गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि किसकी वजह से बढ़ते राइस और वीट की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। तो हम मिलेट्स जो मोटे अनाज हैं उनको खाना या कल्टीवेट करना देश में कम देखा गया है, तो उसको प्रमोट करने के लिए ये एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है। मिलेट्स की खास बात क्या होती है कि आपको वीट और राइस इनके लिए पानी चाहिए, लेकिन जो मिलेट्स होते हैं ये जो मोटे अनाज होते हैं हमारे, ये अडेप्टिव होते हैं। अडेप्टिव मीन्स आपको ये बिना पानी वाले रीजन में दिख जाएंगे और आपको अगर कम पानी में भी ये उग सकते हैं। और जिस तरह का वेदर होगा ये रेजिलिएंट जिसको बोलते हैं ना, क्विक अडेप्टिव, जैसा मौसम वैसे ही है, उस तरह से ये बिहेव या मतलब कि उस तरीके से ही अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। तो इसलिए और ये हाई प्रोटीन इनमें होता है और मोर बैलेंस्ड अमीनो एसिड जो इनमें पाया जाता है। नीति आयोग के सीईओ जो बने हैं BVR सुब्रमण्यम, ऐसा अभी हाल फिलहाल में बने। हेडक्वार्टर हो जाएगा इसका न्यू दिल्ली। और नीति आयोग की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये रिपोर्ट अभी नीति आयोग ने रिलीज़ किया है, किसके लिए? फॉर द प्रमोशन ऑफ मिलेट्स इन योर डाइट। नेक्स्ट आ जाते हैं। दलाई लामा गेट्स 1959 रेमन मैग्सेसे अवार्ड इन पर्सन आफ्टर 64 ईयर्स। 1959 ये वो साल है जब दलाई लामा, ये कौन है? इनका नाम क्या है? तेंजिन गयात्सो। इनका रियल नेम है तेंजिन गयात्सो। और इनको जो दलाई लामा होता है वो एक तिब्बतन बुद्धिस्ट, वहाँ का एक स्कूल है जिसको हम बोलते हैं येलो हैट, वहाँ के हेड है, तो उनको हेड को दलाई लामा बोला जाता है। लेकिन इनका रियल नाम है तेंजिन गयात्सो। तो इनको 1959 में इंडिया चाइना को कॉन्फ्लिक्ट्स था तिब्बत को लेकर, तो इंडिया ने इनको असाइलम दिया कि हमारे देश में आ जाइए आप, क्योंकि चाइना जो है वो तिब्बतन जो लोग हैं उन पर अत्याचार कर रहा था। तो ये तिब्बत से इंडिया में जब से ये रहने लगे, इंडिया में ही जब से ये हैं, तो उस साल इनके भाई ने ये अवार्ड लिया था। तो अब ये इस साल आफ्टर 64 ईयर्स ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड इनको दिया गया है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड ये इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। नोबेल प्राइज ऑफ एशिया भी बोला जाता है। और ये किस देश के द्वारा जाता है? फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। दलाई लामा, इनको कुछ इम्पोर्टेंट अवार्ड्स दिए गए हैं इन द पास्ट, तो वो जान लेते हैं। 1989 में इनको मिला था नोबेल पीस प्राइज़। 2007 में यूनाइटेड स्टेट के द्वारा दिया गया इनको, इनके काम जो कि पीस और ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं। और 2022 में इनको दिया गया गांधी मंडेला अवार्ड फॉर प्रमोटिंग द वैल्यूज़ एंड आइडियलिज्म ऑफ महात्मा गांधी एंड नेशनल मंडेला। तो ये कुछ अवार्ड इनको दिए गए। हाँ, तो अब नेक्स्ट पर पढ़ लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ सी समिट जो हाल फिलहाल में भी हुआ है। 9 यूरोपियन नेशंस सेट टू टर्न नॉर्थ सी इनटू ग्रीन
power plant. The declaration signed at the second North Sea Summit in Ostend, Belgium, sets ambitious targets, including the production of at least 120 gigawatt of offshore wind energy into the North Sea by 2030. हुआ क्या है कि नॉर्थ सी, जिसको आप देख सकते हैं, ये नॉर्थ सी है। नॉर्थ सी में आप देख सकते कितना ये जो है, कितना एक तो खुला एरिया है, ये वाला कितना खुला एरिया आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फिशरी के चांसेस, टूरिज्म, रिन्यूएबल एनर्जी जिसको बोल सकते हैं विंड एनर्जी, उससे इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाने का प्रस्ताव है। कैसे? जो ऑफशोर विंड होती है, जो हवा चलती है, बहुत तेज़ हवा चलती है उस रीजन में, तो उसको कन्वर्ट करने के उस विंड को ऑफशोर विंड, ऑफशोर का मतलब होता है जो तट होते हैं उस पर जो तेज़ी से हवा चलती है, वो उस विंड को यूटिलाइज करके उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। जैसा हम आपको सबको पता है कि जो यूरोप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है वहाँ का एनर्जी सेक्टर। यूरोप मोस्टली जो अपना एनर्जी है, जो भी अपने इलेक्ट्रिसिटी है या फिर ऑयल, वो कहाँ से, वो आउट ऑफ यूरोप से परचेज़ करता है। जैसे रशिया भी, यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, तो वहाँ पर यूरोप में इलेक्ट्रिसिटी के दाम या फिर ऑयल या फिर एनर्जी के दाम काफ़ी हाइक पर है। तो इसको कम करने के लिए डिपेंडेंसी ऑन अदर स्टेट्स, तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट है यूरोप के लिए। Goal of the summit was to accelerate the deployment of offshore wind turbines into the North Sea and make it largest green energy center in the Europe. क्या करेंगे? जैसे मैंने बताया, जैसे ये एक मान लीजिए ये एक यहाँ पर पानी और ये ऑफशोर, ये एक ऑफशोर का मतलब ये पानी है और यहाँ पर ये सतह स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर जो हवा का बहाव होगा वो काफ़ी तेज़ होगा। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर टरबाइन लगाए जाएंगे जो कि हवा की मदद से, आपने देखा होगा, ये टरबाइन लगाए जाएंगे जो कि घूमेंगे और ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। फर्स्ट समिट was held in 2022 as an Esbjerg, डेनमार्क। फर्स्ट समिट जो हुआ था ये डेनमार्क में था, इस बार बेल्जियम में है, एंड रिजल्टेड इन द साइनिंग ऑफ द Esbjerg डिक्लेरेशन। The summit was attended by representatives from the 9 countries: Belgium, Denmark, France, Germany, Ireland, Luxembourg, Netherlands, Norway and United Kingdom। ये 9 देशों ने इसमें भाग लिया इस समिट में। और पहला जो डिक्लेरेशन था ये डेनमार्क में हुआ था, इस बार ये बेल्जियम में हुआ। तो बेल्जियम जो है एक नॉर्थ वेस्ट यूरोप का एक देश है जिसकी कैपिटल हो जाती है ब्रुसेल्स, और यहीं पर नाटो का भी हेडक्वार्टर मिल जाता है, जिसमें करेंसी यूरो और ऑफिशियल लैंग्वेज डच, फ्रेंच एंड जर्मन। जान लेते हैं थोड़ा मैप से नॉर्थ सी, इसके बारे में जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देख सकते हैं ये एक स्टेट ऑफ ड्रोवर, इंग्लिश चैनल ये कनेक्ट करता है नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को। कौन सा? स्ट्रेट ऑफ डोवर। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉर्की और द नॉर्थ सी लाइज बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन ये देख सकते हैं आप, डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी, नेदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट लोकेशन है ये नॉर्थ सी। काफ़ी जो सारे इम्पोर्टेंट जो नेशन है जैसे नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, नेदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब इसके सटे हुए कुछ इम्पोर्टेंट देश हैं। टुडे इज़ इम्पोर्टेंट हब फॉर शिपिंग। काफ़ी ये इंग्लिश चैनल है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक स्ट्रेट है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बिजनेस बोल सकते हैं वो काफ़ी होता है। एंड फॉर फिशिंग के तौर पर भी, ऑफशोर ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन। इट इज़ कनेक्टेड टू द अटलांटिक ओशन बाय द स्ट्रेट ऑफ डोवर। ये देखिए अटलांटिक ओशन, स्ट्रेट ऑफ डोवर यहाँ, एंड इंग्लिश चैनल, एंड इट ओपन्स डायरेक्टली ऑन टू द ओशन बिटवीन Orkney and Shetland Island, between the Shetlands Island and Norway। ये देख सकते हैं ये आइसलैंड,
नॉर्वेन ट्रेंच, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नॉर्थ सी काफ़ी इम्पोर्टेंट लोकेशन है फॉर दीज कंट्रीज़, क्योंकि एज मैंने बताया कि यहाँ पर फिशिंग, शिप बिजनेस काफ़ी होता है इस पर्टिकुलर रीजन से। फिशिंग यहाँ पर काफ़ी होती है। ऑफशोर ऑयल जो कि ऑयल काफ़ी निकाला जाता है, एंड गैस प्रोडक्शन, गैस भी काफ़ी मात्रा में है। एंड अभी रिसेंटली जो भी इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी जो वो बनाने का प्रस्ताव रखा है, वो भी एक समिट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो इसी के साथ ये हमेशा हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जय हिंद, जय भारत।